सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीवीजी एंड दिस संदीप भैया। एंड गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एएमयू बीटेक में यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट नाम के चैप्टर से जितने भी पिछले 14-15 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका हमारा बुक भी ऑलरेडी पब्लिश्ड है, तो आप एएमयू चैप्टर वाइज पीवाईक्यू का जो हमारा एएमयू कैप्सूल आता है आप उसे बाई कर लीजिए। और साथ ही साथ हर चैप्टर का उसके किनारे क्यूआर लगा होगा, आप जैसे ही क्यूआर को स्कैन करेंगे हर चैप्टर के इसी तरीके के वीडियो सॉल्यूशन पर पहुंच जाएंगे। और एएमयू बीटेक को क्रैक करने के लिए मुझे लगता है बुक बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। ये वो कैप्सूल है जिसे अगर आप लगातार 3-4 महीने 6 महीने तक लेते हैं प्रॉपर वे में, तो मेरे हिसाब से आपके सिलेक्शन की चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे, क्योंकि 14-15 साल का जो लेटेस्ट सिलेबस, लेटेस्ट इनका पैटर्न है, उस पर जितने सवाल पूछे गए हैं उनका हमने बेहतरीन ढंग से उन कलेक्शन किया है। लगभग 1500-2000 क्वेश्चंस हैं जो पिछले 10-15 साल में आए हैं, उनका वीडियो सॉल्यूशन और साथ ही साथ हमने इसमें कॉन्सेप्ट्स और बताने की कोशिश करी है और वेटेज का एनालिसिस भी हमने दिया है। तो खैर चलिए शुरू करते हैं आज के इस अपने चैप्टर को। और आप एक साथ अगर आप चाह रहे हैं, अगर आप सारा सॉल्यूशन एक साथ चाह रहे हैं, तो आप एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। सारा सॉल्यूशन आपको एक साथ मिल जाएगा। आप हमारे एएमयू कैप्सूल किताब को, जो हमारी बुक है, वो आप हमारे वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन या फिर आप जल्दी ही अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर ये अपलोड हो जाएगी और अलीगढ़ के मार्केटों में आ जाएगी, आप वहां से भी ले सकते हैं। आप हमारे सेंटर से भी ले सकते हैं जो अलीगढ़ में है। बाकी हर साल टॉप 100 में रैंक आती है एसटीबीजी से, इस साल भी आएगी। अगर ईश्वर ने चाहा तो बहुत अच्छी रैंक आएगी। और आप सारे लोगों से गुजारिश है कि अगर आप सच में एएमयू के लिए बहुत ही ज्यादा वो है कि भैया मुझे एमयू क्लियर करना है, वो भी 3-4 महीने पढ़ के ही क्लियर करना है, तो इस बुक को आप जरूर लगाइएगा। हमने बहुत मेहनत की है और बहुत ही शानदार किताब है। मार्केट में ऐसी किताब आपको एमयू बीटेक के लिए शायद ही मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चा पार्टी आज के अपने चैप्टर को। और हमारे ऑलरेडी बैचेस भी चल रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में हमारा बैच चलता है। आप जिस मोड में भी अवेलेबल हो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं यूनिट एंड डायमेंशन की बात करूं बेटा, तो हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है। सिर्फ 2017 ऐसा ईयर था जिसमें यूनिट एंड डायमेंशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, अदरवाइज हर साल क्वेश्चन आता है। अब आप बोलोगे भैया एक क्वेश्चन के लिए इतना मेहनत, नहीं भाई। ईच क्वेश्चन, ये चैप्टर ये जरूरी मैं मेरे हिसाब से इसलिए है क्योंकि बहुत कम एफर्ट लगता है इसको सीखने के लिए। गिन के डायमेंशन में 4 फार्मूले हैं, बाकी फार्मूले आप पूरे फिजिक्स में सीखते हो। तो गिन के बहुत कम एफर्ट लगता है, चुनिंदा एफर्ट लगता है, और 2 दिन में भी इस चैप्टर को बच्चा बहुत अच्छे ढंग से कर लेता है। और अगर आप 1 से 2 दिन भी इस चैप्टर पे देते हो तो भी आप इसके सवाल को बना लोगे। कोई भी ऐसा सवाल इसका ऐसा नहीं आता है जो रॉकेट साइंस हो, बहुत टफ हो। मोस्ट प्रॉब्ली मेरा मानना है कि अगर जितने ज़्यादा सवाल इस चैप्टर से आ जाएं, कभी कभी 2-2 सवाल भी आए हैं, उनके लिए बढ़िया रहता है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं और बच्चे इनके क्वेश्चंस को इजीली कर पाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को अपना बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें बोला जा रहा है कि फोर्स ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम इज गिवन बाय दिस। अब 2 एटम्स के बीच में ए फोर्स दिया गया है। बहुत सारे बच्चे इसे देख के डर जाएंगे कि भैया ये फोर्स, ये सब तो हमको फॉर्मूला ही याद नहीं है। तो मेरा मानना है कि यार देखो, जब भी ऐसा कोई सवाल पूछेगा जिसमें बड़ा फार्मूला दे रहा होगा तो उतना ही ज्यादा आसान होगा और फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटी छोटी चीजों का फार्मूला आपको याद रखना है। अब कभी ऐसा आ गया कि वंडरवाल गैस इक्वेशन, वंडरवाल फोर्स है जो जो आइडिया रियल गैस में लग रहा है, आप उसके फोर्स का इक्वेशन दे दिया तो वो इक्वेशन देगा। जो भी पूछना होगा ना तो इक्वेशन देगा, ऐसा नहीं है कि बोलेगा कि बहुत सारी चीज आपको याद रखनी है। जैसे इसी सवाल को आप देख लीजिए। इस सवाल में बोला जा रहा है कि भाई 2 एटम्स के बीच में लगने वाला फोर्स ये है। अब बताइए ये अल्फा और बीटा जो है एक तरीके से इनके हिसाब से एक कांस्टेंट है, तो बताइए बीटा का डायमेंशन क्या होगा। तो बीटा का डायमेंशन पूछा गया है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो फोर्स है वो है अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू ई के पावर -x² बाई अल्फा के टी। अब जैसा कि इन्होंने साफ साफ बोला है कि अल्फा और बीटा जो है ये एक कांस्टेंट है, लेकिन x को ये बोल रहे हैं कि x इज अ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, और k जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और t एक टाइम है। हमें बीटा का डायमेंशन बताना है। बताइए डायमेंशन ऑफ बीटा विल बी व्हाट। तो हमें पता है, देखो यार, हमें पता है कि जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो,
या लॉगरिथमिक हो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक हो, ये पूरी की पूरे, ये जो पूरे के पूरे एक्सप्रेशंस हैं एक खुद में एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होते हैं। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मेरी वीडियोस को फॉलो करिए, आप सब सीख जाएंगे। डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती हैं। ई के पावर एक्स भी डायमेंशनलेस है, और ई के पावर जो है, जो एक्सप्रेशन ई के पावर में है, वो भी डायमेंशन है, वो भी डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस है। साइन एक्स की अगर मैं बात करूं, जितने भी इस तरीके के हैं, साइन एक्स भी डायमेंशन लेस है और एक्स भी डायमेंशन लेस है। क्योंकि देखो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है, लेंथ है, रेडियस क्या है, लेंथ है, हो गया ना डायमेंशन लेस ना। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, एक लेंथ है, हाइपोटेनस क्या है, लेंथ है, हो गया डायमेंशनलेस। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं ना, डायमेंशनलेस होते हैं। तो अगर ये बात आपको पता है तो क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो जाता है। क्योंकि अगर ये डायमेंशनलेस है तो इसका मतलब इस पूरे टर्म का कोई डायमेंशन नहीं है। तो जो एफ का डायमेंशन होगा अल्फा इंटू बीटा के डायमेंशन के बराबर होगा। डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अब मोटा मोटी अगर मेरे को बीटा का डायमेंशन निकालना है तो मेरे को अल्फा का डायमेंशन पता होना चाहिए। अल्फा का डायमेंशन यहां से निकलेगा और मुझे पता है ये पूरी की पूरी टर्म, ये पूरी की पूरी टर्म खुद में डायमेंशनलेस है। तो मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी का जो डायमेंशन होगा साहब, ये किसके बराबर होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी के बराबर होगा, है ना। तो यहां से अल्फा का थोड़ा सा निकाल सकते हैं। तो अल्फा का जो डायमेंशन होगा, अब ये तो इधर आ जाएगा, ये तो कुछ नहीं है, 1 है। अल्फा का जो डायमेंशन होगा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अपन के टी, ये एक्स स्क्वायर अपन के टी के डायमेंशन के बराबर होगा। एक्स लेंथ है, हमें के और टी का डायमेंशन पता होना चाहिए। अब यहां थोड़ा सा हम फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें पता है कि देखो किसी मॉलिक्यूल का जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, 3/2 के टी होता है। तो हमें तो सिर्फ डायमेंशन से मतलब है, नंबर का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है। तो जो केटी का डायमेंशन होगा वही एनर्जी का डायमेंशन होगा। इसका मतलब केटी के डायमेंशन की जगह पर एनर्जी का डायमेंशन लिखा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं लिखूंगा डायमेंशन ऑफ अल्फा विल बी एक्स स्क्वायर, एक डिस्टेंस है तो ये हो गया एल स्क्वायर अपॉन डायमेंशन ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी पर -2। अब मैं आपको एक बात बोलूंगा यार, कुछ चीजों का तो डायमेंशन आपको याद होना चाहिए। जैसे वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी पर -1। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, वेलोसिटी में ही टाइम से भाग दे दीजिए तो एक और टाइम पे पावर निगेटिव चढ़ जाएगा। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो मास, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन होता है एम, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है एल टी पर -2। अगर ये सब आपको नहीं आ रहा है तो बड़ा बेसिक कमजोर है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेक्चर्स फॉलो करना शुरू कर दीजिए मेरा। एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, तो या वर्क का डायमेंशन क्या होता है, तो वर्क का डायमेंशन होता है वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए अगर फार्मूला याद है तो डायमेंशन कुछ नहीं है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है एम एल टी पर -1, सॉरी टी पर -2 इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन, ये एक लेंथ ही है तो ये हो जाएगा इंटू एल। तो ये हो जाएगा मोटा मोटी एम एल स्क्वायर टी पर -2। अब जो वर्क होता है, जो वर्क का डायमेंशन होता है वही एनर्जी का डायमेंशन होता है। कभी कभी पावर का डायमेंशन पूछे तो पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी का जो डायमेंशन होगा टाइम से भाग दे दीजिएगा, पावर का डायमेंशन मिल जाएगा। तो खत्म हो गया, एल स्क्वायर ने एल स्क्वायर को मार दिया। अल्फा का जो डायमेंशन होगा ये होगा एम पर -1 टी पर पावर 2। ये हो गया अल्फा। अब हमें पता है अल्फा इंटू बीटा का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर होगा, फोर्स के डायमेंशन के बराबर होगा। तो यहां से बीटा का जो डायमेंशन निकल के आया बेटा, फोर्स का डायमेंशन अभी हमने यहाँ पे बताया, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी पर -2 अपान अल्फा। अल्फा की वैल्यू है एम पर -1 टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर टी पर -4। तो मैं इसको लिख सकता हूं एम स्क्वायर एल पर 0 टी पर -4। एम एल टी के टर्म में कौन सा ऑप्शन सही है, एम स्क्वायर, एम स्क्वायर ये एल पर 0 है, टी पर -4 है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आप देख लीजिएगा, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो या जो भी हो, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आई होप दिस विल बी अ करेक्ट आंसर। ओके, या आप देख लीजिए मेरे कैलकुलेशन में तो कहीं नहीं मिस्टेक, सॉरी यहाँ पे एक एल बचा हुआ है, ये ऊपर जाएगा, एल तो एक बचा हुआ है ना, एम एल
ए ऊपर जाएगा तो टी पर -4 हो जाएगा, तो एम एल पे 1। ठीक है, कैलकुलेशन में टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर आर सी बाई बी यू नॉट किसके इक्वल है। इस चीज का जो डायमेंशन है, ये जो टर्म दे रहा है बी स्क्वायर आर सी बाई म्यू नॉट, इसमें से किसके इक्वल है। अब ऐसे जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इसका एक बार डायमेंशन देखना पड़ेगा और इसके डायमेंशन, इनके डायमेंशन को निकाल के चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका पहले हम डायमेंशन देखते हैं, सोचते हैं कि डायमेंशन क्या हो सकता है। बी स्क्वायर आर सी बाई म्यू नॉट का डायमेंशन क्या हो सकता है, बी स्क्वायर आर सी बाई म्यू नॉट का डायमेंशन क्या हो सकता है। तो हाउ टू सॉल्व, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डायमेंशन निकालने के लिए हमें सबका डायमेंशन निकालना पड़ेगा, म्यू नॉट बी स्क्वायर आर सी सबका निकालना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, सबको ना सिंपल टर्म में करते हैं जिनका हमें याद हो। तो पहली बात तो म्यू नॉट को हटाते हैं, म्यू नॉट को देखते ही बहुत सारे बच्चों को बुखार आ जाता है, तो पहले म्यू नॉट को हटाते हैं। तो हमें पता है कि अगर कोई सर्कुलर वायर है, उसके केंद्र पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो यहां से हम म्यू नॉट का डायमेंशन निकाल सकते हैं। म्यू नॉट का डायमेंशन अगर निकालना हो तो म्यू नॉट का डायमेंशन जो होगा ये हो जाएगा b इंटू 2 तो हटा ही दीजिए क्योंकि 2 से कोई मतलब नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इंटू म्यू नॉट इंटू r को मैं लिख देता हूँ l बाई आई। तो ये डायमेंशन हो जाएगा म्यू नॉट का। RC, अब हमें पता है RC, अब आर रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है IR, ओम के नियमानुसार R की वैल्यू हो जाएगी V बाई आई। ठीक है, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगा, तो Q इज इक्वल टू होता है C इंटू V, तो C की वैल्यू हो जाएगा Q बाई V। अब इन सारे, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज सॉरी दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पर म्यू नॉट आर और सी की वैल्यू इसमें रख दीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि बी स्क्वायर आर सी बाई म्यू नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर ही रहने दीजिए, आर की जगह पे आप लिख दीजिए वी बाई आई, आर की जगह पे आप लिख दीजिए वी बाई आई, और उसके बाद से कैपेसिटेंस की जगह पे लिख दीजिए क्यू बाई वी अपॉन में इसके जगह पे म्यू नॉट की जगह पे रख दीजिए बी एल बाई आई, तो आई ऊपर चला गया। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, बी ने बी को मार दिया, वी ने बी को मार दिया, आई ने आई को मार दिया, बचा क्या, बी स्क्वायर आर सी बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू, बचा क्या, ऊपर क्या बचा, बी बचा, बी बचा और क्यू बचा, और नीचे क्या बचा, एल बचा, ये हमारा बचा। अब देखिए बी को भी हम एलिमिनेट करते हैं, एक करंट कैरिंग वायर की वजह पर जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू होती है बी आई एल साइन थीटा, ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, बी का जो डायमेंशन होगा एफ अपान आई इंटू एल के बराबर होगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं बी के जगह पे एफ अपान आई इंटू एल, क्यू को मैं लिख सकता हूं आई इंटू टी, क्यू इजिकल टू क्या होता है आई इंटू टी, ये हो गया पूरा डायमेंशन। आई ने आई को फिर से मार दिया, इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ एल पर -1 इंटू एफ टी बाई एल हो जाएगा, एम राइट। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको हम अभी के लिए याद रख लेते हैं कि ये जो हमारा वैल्यू था, ये जो हमारा डायमेंशन था, उसकी वैल्यू होगी फोर्स के डायमेंशन टाइम के डायमेंशन, फोर्स इंटू टाइम बाई एल के डायमेंशन के बराबर, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ टाइम को इधर लेके आया तो फोर्स अपान एल बाई टी को मैं बोल सकता हूँ वी के डायमेंशन के बराबर, है ना, एफ बाई वी के डायमेंशन के बराबर। इज इट राइट, आप एक बार चेक कर लीजिए क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन गड़बड़ होने के चांस बड़ा ज़्यादा रहता है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। दिस इज द ऑल द थिंग्स, ठीक है, दिस इज बी स्क्वायर, हमने ये सब रख लिया, ठीक है। ठीक है, अब हम एक एक करके चेक करते हैं, एक एक करके अभी हम लोग चेक करते हैं कि व्हाट आर द राइट आंसर, लेट मी चेक दैट। ठीक है, इसमें छोटा सा मिस्टेक हुआ था,
दिस इज द बी क्यू बाई एल, इज इट राइट? बी क्यू बाई एल, हमने बी की वैल्यू रखा एफ अपान आई एल, क्यू की जगह पे लिखा आई टी, नीचे एक हम लोग एल भूल चुके थे, तो दिस इज द एल स्क्वायर। अब सही है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द एल स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहां पर एक हमें एल लिखना पड़ेगा, बोलो बेटा। तो ये हो जाएगा एफ बाय वी इंटू एल, इज इट राइट? ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक एक लाइन चेक करते हैं। पहला इम्पल्स, इम्पल्स, तो इम्पल्स जो होता है इसका फॉर्मूला देखिए, ये होता है एफ इंटू डेल्टा टी। अब भाई बताइए, क्या इम्पल्स का जो डायमेंशन है, क्या एफ इंटू डेल्टा टी का जो डायमेंशन है ये इस डायमेंशन के बराबर है क्या? एफ इंटू टी बाई एल स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर है क्या? नहीं। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर, क्या ये इसके डायमेंशन के बराबर है क्या? नहीं। एनर्जी का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन तो सर हमें पता ही है एफ इंटू एल होता है। अब यहां तो एफ इंटू टी बाई एल स्क्वायर है। विस्कोसिटी चेक कर लेते हैं। एनर्जी तो ऑब्वियसली हमें पता है एफ इंटू एल होता है, हमारा हमारा डायमेंशन निकल के आया है एफ टी बाई एल स्क्वायर। हमें अब विस्कोसिटी चेक करनी है। विस्कोसिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि स्टोक्स के नियमानुसार एफ की जो वैल्यू होती है वो होती है 6 पाई ईटा आर वी। हम यहां से ईटा की वैल्यू निकालेंगे, ईटा का डायमेंशन निकालेंगे। ईटा का डायमेंशन होगा डायमेंशन ऑफ फोर्स अपान, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं है, इसका डायमेंशन है आर, आर का डायमेंशन एल है और ये वी। देखिए मैच कर रहा है, देख रहे हैं, इसका जो डायमेंशन है इससे मैच कर गया तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ये इजी मेथड था इसको सॉल्व करने का। कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि ये काम करिए आप बी बी का डायमेंशन निकालिए, अलग से आर का निकालिए, म्यू नॉट का निकालिए, सबका डायमेंशन निकाल के इसमें पुट कर दीजिए और जो वैल्यू आएगा उसको इन सब का डायमेंशन निकाल के मैच करा लीजिए, वो ज्यादा लेंदी प्रोसेस होगा। हमने जो प्रोसेस किया दैट इज द वेरी सिंपल एंड शॉर्ट मेथड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में बोला जा रहा है कि द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर, एक स्फीयर के रेडियस के मेजरमेंट में जो एरर आएगा वो 2% आएगा। मतलब डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 की जो वैल्यू है वो 2% है। ठीक है, व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर टू एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? स्फीयर के वॉल्यूम को अगर मेजर किया जाए तो कितना एस्टिमेट एरर आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम इसको बड़ा सिंपल वे में निकाल सकते हैं। हमें पता है, देखो अगर एरर का कुछ भी नहीं पता है तो भी तुम इसे निकाल सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। किसी भी स्फेयर का ये वॉल्यूम होता है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, डीवी कर दूं, तो ये क्या होगा 4/3 पाई आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3r² dr। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मानता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानता हूं। इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 से अगर मैं भाग दे दूं तो देखो क्या आएगा, कुछ नहीं। मान लो मेरे को एरर नहीं भी पता है तो भी मैं इसको डिफरेंशिएशन के हिसाब से, डिफरेंशिएशन की हेल्प से क्या कर सकता हूं, इजीली सॉल्व कर सकता हूं। देखो क्या आएगा, देखते रहो। सर डीवी बाई वी इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 4/3 कट हो गया, ऊपर क्या बचा 3r² dr, नीचे क्या बता आर क्यूब। आर स्क्वायर ने इसको मार दिया, डीवी बाई वी इज इक्वल टू हो गया 3, ठीक है, डी आर बाई आर। अब देखो छोटा जब चेंज होता है तो डीवी होती है, पर अगर मैं बड़े चेंज की बात करूं तो इसको मैं डेल्टा वी भी लिख सकता हूं। तो बड़े चेंज में अगर देखा जाए तो डेल्टा वी किसी इंस्टेंट पे डीवी है, किसी इंटरवल में डेल्टा वी है, तो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 डेल्टा आर बाई आर। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, हमें ये दिया है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 चाहिए। तो एस्टिमेट एरर इन स्फीयर क्या हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 जो कि 2 है, दैट इज 6% आंसर। मतलब मेरे को एरर नहीं भी आ रहा था तो भी मैं बहुत ही इजीली डिफरेंशिएशन से इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट एवर आई एम सेइंग। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी इज दिस where epsilon is the permittivity of the free space and E is the electric field। तो बताइए हमें किसका डायमेंशन बताना है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन बताना है। अब इसका डायमेंशन हम कैसे बताएंगे, ये फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी का। किसका भाई, एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है
क्या? तो एनर्जी डेंसिटी का अगर मैं क्या निकाल लेता हूँ, डायमेंशन निकाल लेता हूँ, तो मुझे इन सब का डायमेंशन एक साथ मिल जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का। एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है भाई? एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? ये होता है ml स्क्वायर टी पर -2, ये हो जाएगा एल क्यू। इसको ऊपर भेज दिया तो वैल्यू क्या आएगी? एम एल पर -1 टी पर -2। दिस इज द आंसर। बड़ा सिंपल है इस सवाल में, ऐसा कोई करने लायक बहुत टफ और बहुत डिफिकल्ट नहीं था। एम एल पर -1 टी पर -2, आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल पर -1 टी पर -1? तो ये पूछ रहा है, तो वैसे तो यार तुम्हें एक एक का चेक करना पड़ेगा। सरफेस टेंशन एफ बाई एल होता है, ठीक है, इसको निकालो। अब देखो फोर्स में लेंथ से भाग दूंगा तो ये चीज नहीं आएगी, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल टी पर -2 बाई एल। अगर मैं इसको भाग भी दे दूं तो ये आएगा एम टी पर माइनस एल से एल कट गया, ये हो जाएगा टी पर -2। थर्मल कंडक्टिविटी, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, ऐसा ही तुम सबको करना। मैं लास्ट वाले को करके दिखाता हूं, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कोफिशिएंट, अब चूंकि मैं इसलिए लास्ट वाले पे ही जा रहा हूं क्योंकि मैंने इससे पहले अभी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला लिखा था और को उसका डायमेंशन निकाला भी था। और उसका डायमेंशन क्या आया था? ईटा का जो डायमेंशन क्या आया था वो आया था एफ बाई डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू वी इंटू एल। ये कुछ डायमेंशन निकल के आया था पीछे के क्वेश्चन में। आई थिंक सेकंड नंबर का क्वेश्चन था, 2024 में या 2023 में ये सवाल आया हुआ था। तो अब तुम सोचो, फोर्स की अगर मैं वैल्यू लिखूं, फोर्स का डायमेंशन लिखूं, तो ये हो जाएगा एम एल टी पर -2 अपान, इसकी वैल्यू क्या होगी? एल टी पर -1 इंटू एल, है ना। एल ने एल को मार दिया, ये क्या निकल के आया? एम एल पर -1, टी ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, टी पर -1। देखो एग्जैक्टली मैच कर गया। अब मैंने कैसे पकड़ा कि मुझे इसी से मैच कराना है? क्योंकि ऑब्वियसली मैं जब दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मुझे यहीं से चमक गया था कि डायमेंशन इसका क्या आने वाला है, ये आने वाला है। तो मैंने यहाँ से इसको पकड़ लिया। अगर कोई नया बंदा है तो हो सकता है उसको पहले 3 चेक किया होगा, नहीं मिला होगा, तो उसने सोचा होगा कि चौथा होगा, चौथा चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो तुम्हें 1 बाई 1 चेक करना पड़ेगा, और कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो इस सवाल में बोला गया है कि द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ द लिक्विड फॉलोइंग इन अ ट्यूब इज। तो प्रेशर ग्रेडियंट है, देखो जब भी ग्रेडियंट की बात किया जाए, अगर प्रेशर ग्रेडियंट की बात की जाए तो डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स। मतलब पोजीशन के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से प्रेशर किस तरीके से चेंज हो रहा है, उसको प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। अगर वोल्टेज ग्रेडियंट की बात किया जाएगा तो डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स बोलेंगे, है ना। तो हमसे ग्रेडियंट की बात, जब भी ग्रेडियंट की बात किया जाए डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर ग्रेडियंट होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा पी क्या है भैया? प्रेशर है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया इनटू एक्स। ये भी मतलब इसका डायमेंशन क्या होगा? तुम सोचो इसका डायमेंशन क्या होगा? एक्स का डायमेंशन क्या होगा? एल होगा। अब मैं इसको लिख दूं फोर्स, फोर्स फोर्स का डायमेंशन क्या लिखूंगा? एम एल टी पर, एम एल टी पर -2 अपान ए हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम का होता है एल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एम एल पर, ऊपर जाएगा तो ए ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल पर -2 और टी पर -2। ऐसा देखो कुछ आंसर एम एल पर -2 इंटू टी पर -2, ऐसा कुछ आंसर मैच कर रहा है? यस सर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर अपन लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बोला जा रहा है, ठीक है, the nearest star to our solar system is 4.3 light year away. The distance of the star in parsec. अब ना देखो, अब इन लोगों ने क्या दे रखा है? हम वैसे तो मैं तुम्हें बेसिक से भी करके दिखाता हूं, अदरवाइज बेसिक से करने की जरूरत नहीं है। बोला जा रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द स्टार इन पार्सेक इज। हाँ, बोला जा रहा है कि एक मतलब अपने सोलर सिस्टम का जो सबसे नजदीक वाला, जो सबसे नजदीक वाला स्टार है, उसकी डिस्टेंस कितनी है? 4.3 लाइट ईयर। तो अब आप इस डिस्टेंस को ना लाइट ईयर में मत बताइए,
एक कह रहे हैं कि अब इसको आप पार्सेक में बताइए। लाइट ईयर भी दूरी का मात्रक है, डिस्टेंस का मात्रक है, पार्सेक भी डिस्टेंस का मात्रक है। अब इनका सवाल है कि आप इसको लाइट ईयर में मत बताइए, पार्सेक में बताइए। तो अब यार ये तो यूनिट का कन्वर्जन है, यूनिट का कन्वर्जन है। आप इसको मतलब आपको पता होना चाहिए कि 1 लाइट एक पार्सेक में कितना लाइट ईयर होता है, कितना लाइट ईयर होता है। अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन बस एक मतलब महज एक वो है, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपको कैलकुलेट बेसिक से करना पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए देखते हैं एक पार्सेक में कितना लाइट ईयर होता है। तो एक पार्सेक में 3.26 लाइट ईयर होता है। एक पार्सेक में कितना लाइट ईयर होता है? 3.26। आप इसको याद रख लीजिए, नहीं याद रख सकते हैं तो एक पार्सेक को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, एक लाइट ईयर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, दोनों को डिवाइड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एक पार्सेक में कितना लाइट ईयर होता है। ठीक है, तो खत्म सवाल, कुछ नहीं है सवाल में। कैसे करेंगे? तो हमें पता है कि एक लाइट ईयर में कितना पार्सेक होगा, एक लाइट ईयर में कितना पार्सेक होगा, ये हो जाएगा 1/3.26 पार्सेक। हमें कितने लाइट ईयर की वैल्यू चाहिए? 4.3 लाइट ईयर की वैल्यू चाहिए। 4.3 लाइट ईयर में कितना पार्सेक होगा? ये होगा 4.3 अपान 3.26 पार्सेक। खत्म। आप 4.3 में 3.26 से भाग देंगे, एक से कम वैल्यू आएगी, एक से कम यहां पर एक ही दिख रही है, वो है 1.3। दिस इज द आंसर। कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ा, बहुत सरल सवाल एमयू वालों ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि इसमें बोला जा रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी एंड म्यू। तो ध्यान समझिएगा, द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, इसकी जो वेलोसिटी है किसके बराबर है? प्रोपोर्शनल है रूट टी के, तो यानी रूट टी ऊपर रहा होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू के, इसका मतलब म्यू नीचे रहा होगा, है ना। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि द मास अप्लाइड एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग इज 3.0 ग्राम। जैसे मान लीजिए यहां एक स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग पर एक मास लटका हुआ है जिसका मास जो है वो है 3.0 ग्राम। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 1, इसके लेंथ जो है ये है 1 मीटर। एंड द मास ऑफ स्ट्रिंग इज, अब और जो रस्सी है उसका भी मास है, ये है मास ऑफ स्ट्रिंग। मास ऑफ स्ट्रिंग जो है उसकी वैल्यू इन लोगों ने दे रखी है 5 ग्राम। 5 ग्राम, सॉरी, एंड द मास ऑफ स्ट्रिंग इज 5 ग्राम। मास ऑफ स्ट्रिंग इज 5 ग्राम इन लोगों ने दे रखी है कि स्ट्रिंग का मास जो है वो 5 ग्राम है। The mass applied at the end of a string is 3.0 gram, length is 1 meter, and the mass of a string is 5 gram. If possible, error in measuring mass is 0.1 gram and that of length is 1 mm. The percentage error इन द मेजर ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर कितना होगा, ये हमसे बेसिकली पूछा गया है। तो वेलोसिटी के मेजरमेंट में तो मैं वेलोसिटी की वैल्यू लिखूंगा सर टी बाई म्यू का पावर 1/2। तो वेलोसिटी का मेजरमेंट क्या हो जाएगा? अगर मैं एरर की बात करूं तो जैसे हम डिफरेंशिएट करके निकाले थे वैसे ही निकालेंगे, पर अभी के लिए याद रख लो, अब बार बार मैं डिफरेंशिएट करके नहीं दिखाऊंगा, अभी के लिए याद कर लो कि पावर जो होता है वो बाहर आ जाता है ना। डेल्टा वी बाई, ये हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, हाफ इनटू डेल्टा टी बाई टी प्लस म्यू। अब चूंकि ये भले ऊपर जाएगा पर एरर में पावर, एरर मतलब एरर जो होता है कभी घटता नहीं है, हमेशा जुड़ता है। एरर क्या होता है? हमेशा जुड़ता है। तो मैं इसको लिखूंगा डेल्टा म्यू बाई म्यू। अरे बड़ा सिंपल सा बात है, मैं वेलोसिटी को लिख सकता हूँ टी के पावर 1/2 म्यू के पावर -1/2। तो जब इसको खोलूंगा डेल्टा वी बाई वी इजिकल टू, तो मैं लिखूंगा 1/2 इसको डेल्टा टी बाई टी प्लस 1/2 डेल्टा म्यू बाई म्यू, है ना। यही तो इसी तरीके से तो हम एरर लिखते हैं। अब डेल्टा टी बाई टी अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेल्टा म्यू बाई म्यू अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तब हम क्या कर पाएंगे, वेलोसिटी में एरर हम लोग फाइंड कर पाएंगे। टी यहां पर क्या है बेटा, टी क्या है, टी होता है टेंशन, टी यहां पर क्या है, टेंशन। म्यू क्या है, म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं टेंशन की वैल्यू और चेंज इन मतलब इन सबको, चलिए अपन लोग ये काम करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स कैलकुलेट ऑन नेक्स्ट पेज। सो डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू क्या है, डेल्टा टी बाई टी प्लस डेल्टा यू बाई यू। तो चलो हम एक एक पार्ट करके कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा टी बाई टी हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखो भाई, यहां पर टेंशन की वैल्यू क्या होगी, टेंशन की वैल्यू एमजी के बराबर होगी, इज इट राइट। रस्सी में जो टेंशन होगा, रस्सी में जो टेंशन होगा किसके बराबर होगा, एमजी के बराबर होगा। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, जी में तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं है, एरर किस में है, एम में। तो अगर मैं लिखूं डेल्टा टी बाई टी, इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, डेल्टा एम बाई एम, एम के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि टी इज प्रोपोर्शनल टू एम। अगर एम में, अगर टी में एरर आ रहा है तो एम में एरर, एम में अगर एम में एरर आएगा तो टी में एरर आएगा, ठीक है। और एम कितना मास लटका हुआ है, डेल्टा टी बाई टी हमको कैलकुलेट करना है, मास कितना लटका हुआ है, ये देखिए मास कितना लटका हुआ है, द मास अप्लाइड एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग इज 3, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 1, एंड इतना ए पॉसिबल एरर इन मेजरिंग द मास इज 0.1। तो मास के मास को एरर करने में पॉसिबल, मास को मेजर करने में कितना पॉसिबल एरर है, 0.1, और इससे कितना लटका हुआ है, इससे लटका हुआ है 3 kg। तो डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू अपने को मिल गई 0.1 बाई 3, 0.1 ग्राम एंड 0.1 ग्राम अपन 3 ग्राम, ये हमारा डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू हुई। अब हमें किसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बोलो। एक तो डेल्टा टी बाई टी था, एक डेल्टा म्यू बाई म्यू था, हमें डेल्टा म्यू बाई म्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले समझो म्यू क्या है, म्यू क्या है, मास ऑफ रोप या मास ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ। यहां पे क्या था, यहां पे क्या था कि 3 kg का मास यहां लटका हुआ है और रस्सी इधर है, तो रस्सी में जो टेंशन टी है वो किसके बराबर था, mg के बराबर था। रस्सी में टेंशन जो था टी mg के बराबर था। यहां पे कौन सा मास है, स्ट्रिंग वाला मास है। तो अगर मैं बात करूं म्यू की वैल्यू क्या होगा, म्यू की वैल्यू होगा m स्ट्रिंग इंटू एल पर -1। अगर मैं डेल्टा म्यू बाई म्यू की बात करूं तो ये हो जाएगा डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा एल बाई एल। इसका पावर बाहर आएगा, लेकिन चूंकि एरर है तो एरर में हमेशा पावर क्या होता है, जुड़ता है। अब डेल्टा एम बाई एम, डेल्टा एम बाई एम, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, देखते हैं कि डेल्टा एम बाई एम की वैल्यू क्या होगी। तो डेल्टा एम बाई एम, पहले तो हम मास देख लेते हैं, रोप का मास कितना है। तो रोप का मास जो इसमें दे रखा है, रोप का मास इसने जो दे रखा है 5 दे रखा है। मास को मेजर करने में एरर कितना आएगा, 0.1 का आएगा, प्लस डेल्टा एल। लेंथ को मेजर करने में कितने का एरर आएगा, लेंथ को मेजर करने में कितने का एरर आएगा, एंड द लेंथ इज 1 mm। लेंथ को मेजर करने में 1 का एरर आएगा, मतलब 1 mm मतलब 0.001 अपॉन लेंथ, मीटर में कितना है, लेंथ मीटर में है 1, लेंथ मीटर में कितना है बेटा 1। तो यहां से अगर मैं निकालूं तो इसकी वैल्यू लगभग इसको अगर मैं 5 से भाग दे दूं तो ये हो जाएगा 0.02, और इसमें इसको अगर मैं देखूं तो दैट इज 0.01, तो ये हो जाएगा लगभग लगभग 0.02 प्लस 0.001, ये हो जाएगा 0.021। तो ये है मेरा डेल्टा म्यू बाई म्यू। और इसका डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 0.1 में 3 से भाग दो तो ये हो जाएगा 0.033। ये कितना हो जाएगा बेटा, 0.033। अब हमें क्या करना होगा, दोनों को जोड़ देना होगा, हमें जो नेट मिलने वाला है डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बाई वी मिलने वाला है, ये मिलने वाला है 1/2 इंटू डेल्टा टी बाई टी प्लस डेल्टा म्यू बाई म्यू। डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू है 0.033 प्लस डेल्टा म्यू बाई म्यू की वैल्यू है 0.021। जोड़ लीजिए भैया, ये कितना हो जाएगा,
देखो ये हो जाएगा 3 1 4, 3 2 5 और 0.0, ठीक है, बटा 2। तो ये हो जाएगा लगभग लगभग 0.0 बटा 2। मैं अगर परसेंटेज एरर निकालूं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 5.4/2। इसकी वैल्यू जो है अपना कैलकुलेट करके आ जाएगी लगभग लगभग 54 में 2 से भाग दे दो तो ये लगभग लगभग कितना है अगर 54 में 2 से भाग दोगे तो लगभग लगभग कितना निकल के आएगा, 2.2 4 और 2 7 14, ठीक है, 2.7% के आसपास, 2.7% के आसपास। आप आंसर चेक करिए, 2.7%। तो दिस वाज द आंसर। एरर के फॉर्मूल एरर में बहुत ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि अगर मान लो एरर की बात की है, अगर एरर की बात कर रहा है और मान लो y इज इक्वल टू ऐसा है, y इज इक्वल टू मान लो ऐसा है x के पावर a, ठीक है, और z के पावर b अपान में मान लो कोई भी m के पावर p, तो इसको ऐसे लिख लेना y इज इक्वल टू x के पावर a, z के पावर b, m के पावर p, ठीक है। अब मुझे एरर चाहिए तो डेल्टा y बाई वाई की जो वैल्यू होगी, पावर इसका बाहर लेके आओ, a डेल्टा x बाई x प्लस इसका भी पावर बाहर लेके आओ, a ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, a हो जाएगा b डेल्टा z बाई z प्लस इसका पावर बाहर लेके आओ तो ये माइनस भी तो हो जाएगा, लेकिन मॉडुलस लगता है क्योंकि एरर जुड़ता है, चाहे पॉजिटिव एरर हो या निगेटिव एरर हो, एरर कभी घटता नहीं है, तो ये हो जाएगा डेल्टा m बाई m। तो 10 इस तरीके से डेल्टा y बाई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, a डेल्टा x बाई x प्लस b डेल्टा z बाई z प्लस p डेल्टा m बाई m। अगर परसेंटेज एरर निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा y बाई वाई इंटू 100 इज इक्वल टू a डेल्टा x बाई x इंटू 100 प्लस b डेल्टा z बाई z इंटू 100 प्लस c डेल्टा m बाई m इंटू 100। सिंपल, ये परसेंटेज एरर निकालने का तरीका है, यही फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज किया है और इजीली हमारा आंसर आ भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है कि द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन MLTNC, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का, अब देखो क्या लुल्ल सवाल है, का डायमेंशन बताना है, किसके टर्म में, तो मास के टर्म में, लेंथ के टर्म में, टाइम के टर्म में, और सी कूलाम के टर्म में। अब ये चार्ज के टर्म में, कूलाम के टर्म में। हम आई का डायमेंशन निकालते हैं, आई का डायमेंशन ए होता है, ये बोल रहा है नहीं आई के टर्म में मत बताओ, क्यू का डायमेंशन सी मानो और उसके टर्म में बताओ, ये हमसे सवाल में बोल रहा है। अब क्या लुल्ल सवाल है, अभी मैंने तुमसे कराया था कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा, इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, बी का डायमेंशन जो होगा ये होगा फोर्स अपान आई इंटू एल के डायमेंशन के बराबर। हमें पता है चार्ज बराबर होता है करंट इंटू टाइम, तो आई के जगह पे मैं लिख सकता हूं क्यू बाई टी, तो मैंने लिख दिया बी का डायमेंशन जो होगा उसको मैंने लिख दिया एफ अपान क्यू बाई टी, टी ऊपर चला गया अपान में एल, हो गया, लो खत्म हो गया डायमेंशन इसका। एफ का डायमेंशन होता है एम एल टी पर माइनस 2 इंटू टी अपान सी इंटू एल, एल ने एल को मार दिया, वैल्यू क्या निकल के आई, एम टी पर -1 सी पर -1, एम टी पर -1 सी पर -1, दिस इज आंसर, आंसर नंबर डी। तो आई होप तुम्हें क्लियर समझ में आ रहा होगा कि इस सवाल, ये जो सवाल था एएमयू बीटेक में पूछा गया, ये फ्री का सवाल था, इस सवाल में कुछ भी नहीं है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलूं, क्वेश्चन नंबर 10, तो द पूछा जा रहा है कि द हाइट ऑफ मैन इज मेजर्ड बाई, इस सवाल में कुछ भी नहीं है, इसमें बोल रहा है कि साइंटिफिक मेथड फॉर द रिपोर्टिंग ऑफ मेजरमेंट विल बी व्हाट, तो कुछ नहीं, एक व्यक्ति की हाइट है, एक व्यक्ति की हाइट है, एक 70 सेंटीमीटर मापी गई है, साइंटिफिक मेथड क्या होगा, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, मतलब इसको हम 1 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, ये मापने का इसका साइंटिफिक मेथड हुआ। ये तो बेसिक बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2014 में जो क्वेश्चन आया है, बोला जा रहा है कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी, यहां पर ए है और यहां पर बी है, ए बाई बी का डायमेंशन बताना है और फोर्स का इक्वेशन दिया गया है।
तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि सेम डायमेंशन की चीजों को ही जोड़ा जा सकता है, सेम डायमेंशन की चीजों को ही घटाया जा सकता है। मतलब माने क्या हुआ, इसका जो डायमेंशन होगा फोर्स के डायमेंशन के बराबर होगा, और इसका जो डायमेंशन होगा वो भी फोर्स के डायमेंशन के बराबर होगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं फोर्स का डायमेंशन जो होगा ए रूट एक्स के डायमेंशन के बराबर होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से मैं ये बात भी बोल सकता हूं कि जो फोर्स का डायमेंशन होगा वो बी टी स्क्वायर के बराबर होगा। अब मुझे ए बाई बी चाहिए, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 इसको बोल देता हूं और इक्वेशन नंबर 2 इसको बोल देता हूं। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से भाग दे देता हूं, तो ये 1 आ गया, इधर डायमेंशनलेस हो गया, एफ से एफ कट गया, या आप इन दोनों को बराबर ही इक्वेट कर लीजिए, बराबर इक्वेट कर लीजिए कि सर ए रूट एक्स की जो वैल्यू आई, ए रूट एक्स का जो डायमेंशन आया वो किसके बराबर आया, बी टी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर आ गया। ए बाई बी इधर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ए बाई बी का डायमेंशन इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन रूट एक्स, मतलब एल के पावर 1/2। ए बाई बी की वैल्यू क्या होगी भाई, ए बाई बी की वैल्यू क्या होगी, ए बाई की बी की वैल्यू होगी सर टी स्क्वायर एल पर -1/2। देख लीजिए आंसर क्या है, सवाल में कुछ भी नहीं था, टी स्क्वायर एल के माइनस एल पे पावर -1/2, क्वेश्चन नंबर बी। ओके, तो क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले तो बोला जा रहा है कि इन अ न्यू सिस्टम द यूनिट कॉल्ड स्टार यूनिट, एक नया सिस्टम बनाया गया, ऐसे ही बदल बदल के ये आपको फंसाने की कोशिश करेगा। सवाल में कुछ भी नहीं होता है, सारे के सारे सवाल यूनिट एंड डायमेंशन के बहुत ही इजी होते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो बोला जा रहा है कि इन अ न्यू सिस्टम द यूनिट कॉल्ड स्टार यूनिट 1 केजी स्टार की वैल्यू 10, मतलब 1 केजी स्टार की वैल्यू है वो 10 केजी है। 1 मीटर स्टार की वैल्यू है, 1 मीटर स्टार की जो वैल्यू है 1 किलोमीटर है, मतलब 10⁻³ मीटर है। 1 सेकंड स्टार की जो वैल्यू है, एक नया सिस्टम को इन्होंने बोल दिया है कि वहां पर ये सब नहीं चलता है, ये चलता है 1 केजी स्टार, 1 मीटर स्टार, 1 सेकंड स्टार, और हमारे सिस्टम में 1 स्टार की वैल्यू जो है वो 60 सेकंड के बराबर है। मतलब कोई ऐसा प्लेनेट है जहां पर ये सब केजी फेजी मीटर वीटर नहीं चलता है, ये 1 केजी स्टार, 1 मीटर स्टार, 1 सेकंड स्टार चलता है। लेकिन हमारे प्लेनेट पर 1 सेकंड स्टार की वैल्यू 60 सेकंड के बराबर होती है। जैसे मान लो यूएस में क्या चलता है, डॉलर चलता है, वहां कुछ खरीदने जाओगे तो बोलेगा $60 का है, तो लेकिन हमारे यहाँ रुपया चलता है, तो वहां का $1 यहाँ के किसके, मान लो 80 रुपए के बराबर हो रहा है। तो वही बात है, ये यही कन्वर्जन है कि एक नया सिस्टम है जहां पर ये सब चलता है, ये सब नहीं चलता है, लेकिन कोरिलेट करने के लिए बता रहा है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी। तो आप बताइए कि 1 जूल की वैल्यू नए सिस्टम में क्या होगी, तो आप बताइए 1 जूल की वैल्यू नए सिस्टम में क्या होगी। तो पहले 1 जूल समझिए क्या होता है, 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है। हमारे यहाँ जो 1 जूल है उसकी वैल्यू नए सिस्टम में क्या होगी वो हमें बताना है। तो पहले जूल क्या है, जूल किसका मात्रक है भाई, जूल किसका मात्रक है, एनर्जी का मात्रक है या वर्क का मात्रक है, वर्क का यूनिट है। तो 1 जूल को मैं लिख सकता हूं 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन से भी सोच सकते हो, ये एनर्जी का डायमेंशन होता है m l स्क्वायर t पर -2, तो इसका मतलब केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। हाँ जी सर, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम एक काम करते हैं, केजी को स्टार में लिख लेते हैं, केजी को स्टार केजी में लिख लेते हैं। तो 1 केजी बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 केजी स्टार इनटू मीटर स्क्वायर, मीटर में लिख दो, तो ये 1/10⁻³ मीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्टार का स्क्वायर अपॉन में एस 60 लिख लो भैया, 60 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब ए एस स्क्वायर तो 1/60 का स्क्वायर, तो 1/60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 इनटू सेकंड स्टार का स्क्वायर, 3600 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 3600 अपान 10⁻, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 1 7, ऊपर क्या क्या बचा, केजी स्टार बचा
मीटर स्टार का स्क्वायर बचा अपान सेकंड स्टार का स्क्वायर बचा। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम जूल बोलते हैं, केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हम जूल स्टार बोल देते हैं। तो इसको कैलकुलेट कर लो भाई, ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻5, लगभग यही होना चाहिए, ठीक है, सॉरी -4। देखो ये 7 है और यहाँ से 3, मतलब दशमलव इधर करूंगा तो 3 यहाँ मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा -4, 3.6 इंटू 10⁻⁻4 जूल स्टार, दैट विल बी द आंसर। समझो क्या किया गया था, मतलब बोला जा रहा था कि 1 जूल को आप, यहाँ जो 1 जूल है उनके सिस्टम में बताइए यहाँ का 1 जूल वहां के कितने जूल स्टार के बराबर होगा, यहाँ का 1 जूल वहां के कितने जूल स्टार के बराबर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा था। तो यहाँ का 1 जूल वहां के कितने जूल स्टार के बराबर होगा, तो ये 3.6 इंटू 10⁻⁻4 जूल स्टार के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सवाल में ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाली बात थी नहीं। अगला सवाल बोला जा रहा है कि इफ मास इज मेजर्ड इन अल्फा केजी, लेंथ को बीटा मीटर एंड टाइम को गामा सेकंड में, देन कैलोरी की वैल्यू क्या होगी? कैलोरी की वैल्यू क्या होगी आप समझिएगा। अगर मास को मेजर्ड किया जाए, अगर मास को मेजर्ड किया जाए अल्फा में और अल्फा केजी में, लेंथ को बीटा मीटर में एंड टाइम को इसमें, तो कैलोरी की वैल्यू क्या होगी? तो एक तो बेसिक से कर सकते हैं, पर चूंकि हम कंपटीशन दे रहे हैं तो हम कैलोरी की वैल्यू लिखते हैं। देखो 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। 4.2 जूल की जगह पे हम लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 कैलोरी की वैल्यू निकालनी थी, ये हो जाएगा 4.2 केजी। केजी को मैं क्या बोल सकता हूं? अल्फा केजी। 1 केजी मतलब अल्फा, मतलब केजी को मैं किस में मापना चाह रहा हूं? अल्फा केजी में, क्योंकि मास को जो मापा जा रहा है वो अल्फा में मापा जा रहा है, तो ये हो गया अल्फा केजी, ठीक है, तो ये हो गया अल्फा केजी। मीटर, लेंथ को किस में मापा जा रहा है? बीटा में, तो ये हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। टाइम को किस में मापा जा रहा है? गामा में, तो हो जाएगा गामा का स्क्वायर। तो 1 कैलोरी की जो वैल्यू होगी होगा 4.2 अल्फा बीटा स्क्वायर गामा पर -2, दैट इज द आंसर। कुछ नहीं था सवाल में, वेदर दैट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये हो जाएगा। ओके, दिस वाज द आंसर। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज सो चूजन दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। बोला जा रहा है कि लेंथ की न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज सो चूजन, लेंथ की एक नई यूनिट चूज की गई और इस तरीके से चूज की गई कि लाइट की स्पीड जो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड नहीं है, एक है। कितना है? एक। तो लाइट की स्पीड क्या है? लाइट की स्पीड जो है यूनिट है या फिर एक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस इन न्यू यूनिट, ठीक है, 1 न्यू यूनिट। कोई एक ऐसा यूनिट है डिस्टेंस का कि लाइट की जो स्पीड है वो कितना है? 1 है। तो आपको क्या करना है ना, डिस्टेंस सन, मान लो ये सन है, समझना, पढ़ लो सवाल को पहले। अर्थ है, हमें पता है सन से अर्थ पे जब लाइट आती है तो हमें पता है कि उसकी स्पीड जो होती है 3 इंटू 10⁸ होती है वैक्यूम में। पर ये बोल रहा है कि भैया एक काम है, एक बात ऐसा है कि डिस्टेंस को मीटर में हम नहीं माप रहे हैं, डिस्टेंस को हम किसी ऐसे यूनिट में माप रहे हैं कि यहां से यहां तक आने का समय जो है उसी यूनिट में, सॉरी यहां से मतलब उसकी जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है, द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम में जो है वो क्या है? यूनिट है, ठीक है, वो यूनिट है। और यहां से यहां तक आने में जो समय लग रहा है, यहां से यहां तक आने में जो समय लग रहा है, ये लग रहा है 8 मिनट एंड 20 सेकंड। कितना लग रहा है? 8 मिनट प्लस 20 सेकंड। सेकंड में बदल लो इसको, है ना, तो 8 गुणे 60 प्लस 20, 8 छके 48, 4800 प्लस, सॉरी 8 छके 48, 480 प्लस 20 कितना हो गया? 500 हो गया। तो यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा वो कितना लगा? 500 सेकंड लगा।
तो बताइए अगर यहां से यहां तक आने में जो वेलोसिटी रही 1 यूनिट रही, 1 न्यू यूनिट रही, तो डिस्टेंस क्या होगा? तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो एक बात बताओ, यहां से यहां तक आने में स्पीड क्या रहा? तो 1 न्यू यूनिट रहा, 1 रहा, और टाइम कितना लगा? 500 सेकंड लगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 500। तो उस नए यूनिट में यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है 500 है, मीटर वीटर में नहीं है, उस नए यूनिट में है, जिस यूनिट में यहां से यहां तक लाइट की स्पीड जो थी 1 थी, उस यूनिट में है ना, उस सिस्टम में। बात समझ में आया कि नहीं? आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बहुत ही सरल सवाल है। बोला जा रहा है कि इन द फॉलोइंग इक्वेशन एक्स टी एंड एफ रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली डिस्प्लेसमेंट। यहां पे एक्स डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी जो है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड एफ जो है फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताइए ए इंटू डी का डायमेंशन क्या होगा? ए इंटू डी का डायमेंशन क्या होगा? और एएमयू में, जेई में इस टाइप के अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए इंटू डी का डायमेंशन पूछा जा रहा है, तो निकालने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलती है कि देखो, ए का डायमेंशन तो मुझे क्लियर क्लियर पता है कि क्योंकि ए जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और सेम क्वांटिटी के ही चीज जोड़े या घटाए जा सकते हैं, या सेम क्वांटिटी के ही चीज एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। मतलब ऐसा समझो, ए बराबर बी एक्स प्लस सी जेड प्लस डी एक्स स्क्वायर है, या मान लेते हैं कोई वाई एक्स स्क्वायर है। तो जो ए का डायमेंशन होगा वो इसके डायमेंशन के बराबर भी होगा, वो इसके डायमेंशन के बराबर भी होगा, और इसके डायमेंशन के बराबर भी होगा। और ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे, इनका डायमेंशन आपस में भी बराबर होगा, तभी तो इनको जोड़ा या घटाया जा रहा है। इनको जोड़ा या घटाया जा रहा है तभी, क्योंकि इनके डायमेंशन बराबर हैं। गाय को ही गाय में जोड़ सकते हो, भैंस को भैंस में जोड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि गाय में बकरी जोड़ के बता दो कि हाँ भाई हमारे पास इतनी गायें हैं, है ना। तो चलो कर लेते हैं फिर। ए का तो डायरेक्ट डायरेक्ट मिल रहा है मेरे को, क्योंकि ये चीज जो है डायमेंशन लेस है। एफ का जो डायमेंशन है वो ए के डायमेंशन के बराबर है। ठीक, हाँ जी। एफ का जो डायमेंशन है इसके डायमेंशन के बराबर है। अभी ये भी समझना। और एक बात और है कि ये दोनों चीज अगर एक साथ जोड़े जा रहे हैं तो इसका मतलब जो सी का डायमेंशन होगा वो डी का डायमेंशन होगा। तो सी प्लस डीएक्स का डायमेंशन या सी का डायमेंशन या डीएक्स का डायमेंशन सबके सब क्या होंगे? सेम होंगे। तो मैं यहां से लिख देता हूं कि जो एफ का डायमेंशन होगा 1 डीएक्स के डायमेंशन के बराबर होगा, क्योंकि सी का भी डायमेंशन, मतलब सी का डायमेंशन किसके बराबर होगा? डीएक्स के डायमेंशन के बराबर होगा, क्योंकि एक दोनों साथ जोड़े जा रहे हैं। या फिर एक साथ भी अगर लिख लूं तो भी तीनों का डायमेंशन एक ही होगा। ओके, लो हो गया सवाल तुम्हारा। ए इंटू डी चाहिए अपने को, ए इंटू डी चाहिए, है ना। एक काम करते हैं, ए इंटू डी निकालने के लिए अपन यहां से वो कर लेते हैं, इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। ए की जो वैल्यू आई 1/dx के डायमेंशन के बराबर आई, डी को इधर भेज लिया। ए इंटू डी का जो डायमेंशन है 1/x के डायमेंशन के बराबर है। तो ए इंटू डी का जो डायमेंशन है दैट इज 1/x। 1/x को मैं बोल सकता हूं एल पर -1। 1/x को क्या बोल सकते हैं? एल पर -1। तो दिस इज द ऑप्शन आंसर। तो ये लास्ट 2011 में आया हुआ सवाल था, और ये इसके आंसर की है। मैच कर लीजिएगा आंसर की से कि आपके आंसर्स मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
तो दीज आर द क्वेश्चंस जो कि अपने यूनिट एंड डायमेंशन में पिछले 14 सालों में पूछे गए हैं, जिसको आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगर सॉल्व कर लिया तो भैया बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स देखने हैं तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और साथ ही साथ आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो एसटीबीजी का। और आप अगर इस किताब को खरीदते हो तो आपको इसका एक कोर्स, कैप्सूल कोर्स भी आपको ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। कैप्सूल कोर्स को बिल्कुल भी मिस मत करना मेरे दोस्त। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड चैन। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।